Start. Good evening, boys and girls. Good evening, sir. I said good evening, boys and girls. Good evening, sir. I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics, where we have already completed chapter number 2, that is theory of demand and supply. We have completed chapter number 2, theory of demand and supply. Now let's move on to the next chapter, that is theory of production and cost. I know the schedule is getting very tight and tough for you guys, but you got to bear with me. You have to adjust with me. You have to run with me. मेरे साथ रहो, मेरा साथ निभाओ, क्योंकि साथ निभाना साथिया और हम साथ साथ है, फाउंडेशन के साथी हम साथ साथ है. ठीक है, तो अब देखो मुद्दा ये है. यस, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. मेरा जो आपको पढ़ाने का या आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का जो तरीका है, ये प्रॉपर साइकिलिंग और टाइमिंग और टाइमलाइन के हिसाब से मैंने प्लान किया है. दोनों भी पेपर, लॉ और इकोनॉमिक्स, इन दोनों को साथ साथ में चालू करने का एक मेरा रीजन है अपना. इस तरह से अगर मैं रोज 1.5 घंटा अगर लेता रहा दोस्तों, तो आने वाले 31 मार्च या मैक्सिमम 15 अप्रैल तक आपके सीए फाउंडेशन का लॉ और इकोनॉमिक्स ये पूरा खत्म हो जाएगा. अकाउंट्स तो चालू है, इसके अलावा बचता क्या है? मैथ्स, जिसके लिए टाइम लगेगा. और दूसरा कौन सा बचता है? बीसीके और बीसीआर. बीसीके बीसीआर दोनों भी 40-40 दिन का पार्ट है, तो उसका कोई लोड नहीं है. यानी कि एक साधारणतः 15 अप्रैल के बाद आपका फाउंडेशन क्लास कोई भी हालत में 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मेजर पार्ट मेरा है 120 मार्क्स का. अगर ये 120 मार्क्स मैं अगर कवर कर लेता हूं, उसके बाद में जो है आगे, मई से आगे जो मैं बोल रहा हूं, तब आपका 12 स्टार्ट हो जाएगा. अभी हम 11th में काफी रिलैक्स चल रहे हैं. हैव आई पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू गाइस? उल्टा मैंने आपका प्रेशर, राइटिंग वर्क, सब चीजें कम किया है. हर चीजें कम की है. सिर्फ एग्जाम रखा है तो इतना कोई मेजर पार्ट उसमें है नहीं. ठीक है, मार्च तक ऐसे भी हम 11th के साथ स्लो चलने वाले हैं. तो हमारा प्रेशर एम्फेसिस किसके ऊपर है? 11th के ऊपर नहीं है, अभी फाउंडेशन के ऊपर है. बाय द टाइम अप्रैल आ जाएगा, तब तक आपका सीए फाउंडेशन का लॉ और इकोनॉमिक्स ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. जो अकाउंट्स अभी तक चालू है 15 अप्रैल तक, 30 मार्क का अकाउंट्स तो बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा. तो 15 अप्रैल जब तक पहुंच जाती है, तब तक हमें 400 में से 150 मार्क का सिलेबस ऑलरेडी एक बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा. 60 डेज, 65, 70 डेज की रफ अराउंड रिकॉर्डिंग रहेगी एक एक सब्जेक्ट की. इसका मतलब बाद में आपके पास 9 महीने हैं. मैंने आपको वर्चुअल का एक्सेस आज से दिया है. कितनी बार आप वर्चुअल देख सकते हो, कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली बता दूं. अभी साथ चलते वक्त आपको प्रिपरेशन का वक्त नहीं मिल रहा. तो अगर आपको एग्जाम में कम ज्यादा मार्क आते हैं, तो प्लीज बिल्कुल भी चिंता मत करना. आपके जो जैसे मार्क है वो मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट हो, ऐसा तो मैं देखूं. क्योंकि क्लास में हम इतने कंसेप्चुअली चल रहे हैं, तो कंसेप्चुअल के हिसाब से मार्क्स नंबर्स आने चाहिए. इफ यू आर अबव 70% in scoring your CA foundation exams right now, you will surely be above 90% after the completion of the syllabus. Syllabus complete होने के बाद फिर अपना राइटिंग वर्क है क्या? अभी मार्च तक कितना भी तुम्हारे को राइटिंग वर्क कराऊंगा, कर लोगे, लेकिन जब 12th में जाने के बाद फिर राइटिंग वर्क के ऊपर मेहनत लेना है क्या? लेना है क्या? ऑटोमेटिकली 2 पेपर का मेजर राइटिंग वर्क का काम तुम्हारा कम हो जाता है. 12th में जाओगे तो फिर आप 12th बोर्ड के ऊपर ध्यान दे सकते हो. फाउंडेशन बाद में भी चलेगा अप्रैल के बाद, लेकिन सिर्फ बेटा मैक्सिमम 3 घंटे चलेगा. यानी कि दोपहर में 12 बजे तक आपका बोर्ड चलेगा, 12 से 1 ब्रेक रहेगा, और बाद में 1 से 4 बजे तक मैथ्स और अकाउंट जो आपका चलता रहेगा. तो साधारणतः जून तक या जुलाई तक सब चीजें वाइंड अप करके मैथ्स अकाउंट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट को खत्म करने की मेरी कोशिश है, ताकि जून के बाद जब मेन स्ट्रीम 12th की तरफ जाओ, अकाउंट्स मैथ्स छोड़कर बाकी सब चीजें आपकी वाइंड अप हो जाए विद इन टाइम. क्योंकि मैथ्स के लिए मैम से मैंने बात की है. शी सेड आई विल टेक इनकम्प्लीट 130 to 150 days फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर सिलेबस. और उनका तरीका सिस्टमैटिक और टू द पॉइंट होता है. आप देख ही चुके होंगे, जितना जल्दी वो चैप्टर खत्म कर दे, उतना जल्दी गड़बड़ उनको टेस्ट लेने की रहती है. तो इस हिसाब से मैथ्स का जो टू द पॉइंट जो है काम चलता रहेगा. बाद में मैथ्स और अकाउंट के लिए वक्त ज्यादा मिले, इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं
ये जो 2 पेपर 200 मार्क के हैं, इनका काम मैं जल्दी निपटा दो। जितना जल्दी मैं ये 2 पेपर का काम निपटा दूंगा, बाद में उतने फ्री आप आगे रहोगे। तो प्लीज, अभी आप 11th में हो, 11th बोर्ड का आप में प्रेशर नहीं है। धीरे धीरे जैसे 12th आगे बढ़ेगा, वैसे 12th का प्रेशर आप फील करने लगोगे। तो बाद में अपने पीछे ज्यादा चीज नहीं रहना, इसके हिसाब से अभी कंप्लीट करना जरूरी है। हमें अगर मे अटेम्प्ट टारगेट करना है, जैसे कि आप में से आधे लोग कर रहे हो, तो आपको प्रेशर लेना होगा। अगर आप मे नहीं अटेम्प्ट करके नवंबर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये जो प्रेशर लेने की आदत तुम अभी लगाओगे, ये आपको आगे बोर्ड में और हर जगह हेल्प करेगी। मैं जितने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स 90% अबव रहते हैं बोर्ड में, इसकी वजह यह है, अभी तुम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन के शेड्यूल में पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी काम नहीं है, और बाकी सब मौका 12 बजे घूम के इधर उधर भटके मार, ये कर वो कर, 4 भानगड़ी कर, कोई बैडमिंटन को जा, कोई इधर जा, कोई दुकान में जा, कोई किधर जा, कोई कैफे पे जा। सो ये सारे भानगड़, क्योंकि दिन खाली है उनके पास, और खाली घर शैतान का घर होता है, और अभी उम्र में तो सभी शैतान है। अंबर सरिया, ये उम्र में तो सभी शैतान है। तब शैतानी जब दिमाग में आती है, जब खाली टाइम मिलता है, तो फिर दिमाग जो है सी तरह से नहीं चलता। अभी तुम्हारे पास कुछ वक्त ही नहीं है कि और चीज सोच सको, तो आप फोकस चलोगे। बाय द टाइम धीरे धीरे हम आगे बढ़ोगे, तुम खुद देखोगे। 2-4 एक्सेप्शन है, जैसे कुछ गर्ल्स नॉन फाउंडेशन के भी है तो अच्छा करते हैं, जानवी है, ईशा है। फाउंडेशन नॉन फाउंडेशन में बॉयज भी है तो कुछ बॉयज ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का गाड़ी क्या है सबको मालूम है। जितना टाइम उनको खाली मिलेगा उतनी बार मोकरी करेंगे, उतना टाइम पास करेंगे। जितना ज्यादा टाइम पास करेंगे उतना ज्यादा आगे फिर प्रॉब्लम जाता है पढ़ाई के लिए। अभी तुम्हारे लिए ये जो डिसिप्लिन आगे लेके चलोगे, ये हार्डवर्क करने की एबिलिटी ही तुमको हर चीज दिलाएगी। जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे, जितना ज्यादा घिसोगे, उतना ज्यादा चमकोगे। वही लॉजिक है। हीरा वही चमकता है जो ज्यादा घिसता है। अगर तुम्हें हीरा बनना है, वो भी कोहिनूर, तो फिर घिसना होगा। राइट? ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। अभी ओके, समझ में आ रहा है कि मुझे मालूम है अभी के लिए टफ है। चलो ठीक है, डे 1 के लिए 11th के लेक्चर 12 बजे के होने के बाद इवन मेरे लेक्चर 2 घंटे करना भी थोड़ा मुश्किल था ना। बाद में 2-2 घंटे की आदत हो गई। अभी वैसे ही अभी के लिए ये मुश्किल है, लेकिन वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी होने के बाद तब तक आदत हो जाएगी, तब तक आदत हो जाएगी। राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ अ टाइम। सी, चलो आ जाओ, इधर ध्यान दो। ओ इधर ध्यान दो। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का ये जो पूरा सिलेबस है, इट रिवॉल्व्स अराउंड 5 चैप्टर्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, theory of demand and supply, theory of production and cost, theory of market, and finally business cycle. बिजनेस साइकिल और पहला चैप्टर बहुत इजी है, जो हफ्ते भर 7-8 दिन के अंदर पूरा निपट जाएगा। अब बात आती है बचे हुए 3 चैप्टर की। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल these 3 चैप्टर्स आर रियली टफ वंस। ये 3 चैप्टर में ही पूरा सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स है, और ये 3 चैप्टर ही आपके 12th के बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, साथ में थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर भी। तो बड़े बारीकी से इन चैप्टर को हमें प्रिपेयर करना है, और अपने आप को इन चैप्टर के ऊपर आए दिन टेस्ट करते रहना है। मैंने ऑलरेडी आपके फाउंडेशन के पेपर निकाल लिए हैं, 50 मार्क्स का पेपर निकाल लिया है, 40 मार्क्स का पेपर निकाल लिए। प्लीज अपना 100% दो। आपको मार्क्स कम आने तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन बिना 100% दिए एग्जाम को मत बैठो प्लीज। जज्बा रखो कि हमें पहले अटेम्प्ट में ही हमें अपने आप को बाहर देखना है, और ये टेम्परेमेंट और ये स्पिरिट हैज टू बी कंटिन्यू टिल लास्ट, क्योंकि हमारा ये कोर्स लंबा है। देयर इज लॉट ऑफ टाइम, बीच में 12th के बोर्ड्स आएंगे, उसके बाद एग्जाम्स है, लास्ट तक हमें मोरल हाई रखना है। तो उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। एक बार भी ध्यान हटकाना, और एक बार भी तुम लाइन छोड़े, पटरी छोड़े, खत्म। इसीलिए मैं स्नेहल को भी बोल रहा था, बाकी लोगों को भी बोल रहा था कि तुम पटरी पकड़ के चलो। आप में कैपेबिलिटी है, दैट डजंट मीन दैट यू विल बी इजीली गोइंग थ्रू द फाउंडेशन। इतना भी आसान नहीं है, इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम। आपने नो डाउट कोर्स बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, लेकिन ये कोर्स बहुत ज्यादा बलिदान चाहता है,
वो बलिदान जो आज के यंगस्टर्स बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। स्टार्टिंग विथ सबसे फेवरेट चीज, दैट इज मोबाइल। स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग, दैट इज मोबाइल। सर जान मांग लो लेकिन मोबाइल मत मांगो, है ना? ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, बट प्लीज बी कंसिस्टेंट, प्लीज बी पेशेंट। वी गॉट टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स बिफोर 15th of April if you want to proceed with proper timeline and planning। मेरा प्लानिंग और टाइमलाइन जो है काफी प्लान तरीके से, सटीक तरीके से चलता है। आपको सिर्फ इसके ऊपर अमल करना है। अभी ऑलरेडी वर्चुअल आपको दे दिया हूं। फर्स्ट चैप्टर का वर्चुअल आप टेस्ट से पहले दे सकते हो। जैसे मैंने टेस्ट बताई, ये संडे थ्योरी, उसके आगे कंज्यूमर, उसके आगे सप्लाई। अभी एक बार आपका वर्चुअल देखना अभी हो जाएगा, बाद में चैप्टर वाइज रहेंगे तब एक बार देख सकते हो। तुम एक बार वर्चुअल तो छोड़ो, अभी जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है उतने टाइम में तुम थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई की वर्चुअल 5 बार देख सकते हो ऑलरेडी, मेरे आइटम से पहले। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा तुम स्ट्रांग होने वाले हो। जितना ज्यादा रिपीटेड करोगे उसे, तुम्हारा सब चीजें स्ट्रांग होता रहेगा, है ना? किसका स्ट्रांग होना है? मेरा कुछ होना है स्ट्रांग नहीं, तुम्हारा ही सब बेसिक स्ट्रांग होगा। ये बेस मैंने जैसे बताया, एक चैप्टर है 50 मार्क के लिए 12th स्टैंडर्ड में है, तो नुकसान है क्या कुछ उसको? जितना रिपीटेटिव देखोगे उतना फायदा है। इसीलिए परभनी फैकल्टीज के वर्चुअल लेने में ज्यादा समझदारी रहेगी। जो रिपीटेटिव एडवांटेज अभी से मिलेगा वो पुणे के फैकल्टीज के वर्चुअल में नहीं रहेगा। इसलिए मैं खुद रहकर इंश्योर कर रहा हूं कि कहीं पर भी पंकज सर के एक भी दिन के क्लास में कहीं पर भी रिकॉर्डिंग में चूक ना हो। राइट, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। नाउ we have to understand the next chapter, that is theory of demand and cost, theory of production and cost. After understanding what is demand, after understanding what is supply, now let's move on to the next chapter, that is theory of production and cost. इस चैप्टर को फंडामेंटली आपको इस तरह से समझना है। पहले आपको खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखना है। You have to keep yourself in place of a producer, जैसे कि हमने सप्लाई चैप्टर में किया। सप्लाई चैप्टर को अगर आप कंज्यूमर के एंगल से समझोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सप्लाई चैप्टर को अगर खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखते हो तो चैप्टर समझ में आता है। ठीक उसी तरह से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इस चैप्टर को भी बच्चों हमें प्रोड्यूसर के एंगल से समझना है। दो चीजें क्लियर कर दूं, हर दिन नए कंसेप्ट है, बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग है, और उससे डेंजर कंफ्यूजिंग भी है अगर आप एक दिन भी अगर लेक्चर मिस करते हो तो। एक बार का डिमांड सप्लाई तो भी लेक्चर देख के समझ में आता, प्रोडक्शन का लेक्चर देख के भी ध्यान में नहीं आता, इतना किचकट ये चैप्टर है। बट आई प्रॉमिस यू, मेरी टीचिंग में तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होगा कि इसमें क्या डिफिकल्ट था, प्रोवाइडेड यू आर रेगुलर टू क्लास ईच एंड एवरी डे। I have completed, I guess, more than 1.5 months in my foundation teaching. Have I repeated a single concept in any day? Have I? Every day there is a new concept. That is the reason I've been telling you, don't miss a single day of a class. और ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत नॉलेज है इस चैप्टर में, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी भी बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना क्या लगता है इतना आसान है? भजिए तल दिए, प्लेट में लगा दिए, बेच दिए, प्रॉफिट हो गया। डू यू थिंक दैट सिंपल? इट इज नॉट दैट सिंपल। अल्टीमेटली यू शुड नो कि क्या दाम पर मैं मेरे भजिए की प्लेट बेचूं, और वो समझने के लिए मुझे ये समझना होगा कि जो प्लेट मैंने भजिए की बनाई है, वो प्लेट भजिए की बनाने के लिए मुझे खर्च कितना आया है। जब मुझे प्लेट का खर्च समझेगा तो मैं प्लेट का जो है वो सेल प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा, और जब मैं सेल करूंगा उसमें से खर्च निकालूंगा तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं सेल प्राइस डिटरमाइन करने में ही चूक गया तो क्या प्रॉफिट होगा क्या? सो डू यू थिंक बिजनेस इज सिंपल? प्रॉफिट ऐसा बिजनेस लगाए तो क्या रोज ऐसे कल सेल करेंगे, ऐसे दो प्रॉफिट होंगे? इतना आसान बिजनेस नहीं है। जितना दिखता है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है बिजनेस। देखो, बिजनेस का मेन एम क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब हम खर्चों पे कंट्रोल करते हैं, जब खर्चा बढ़ाते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट कब होगा? व्हेन वी इनकर मोर कॉस्ट और व्हेन वी इनकर लेस कॉस्ट? लेस कॉस्ट। अल्टीमेटली अ बिजनेस विल रन इन प्रॉफिट व्हेन देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, व्हेन देयर इज मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब मैक्सिमम आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा कॉस्ट क्या है? मिनिमम, कम से कम है।
मान लो मैं आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं, साथ में कॉस्ट भी ज्यादा इनकर कर रहा हूं, तो डू यू थिंक आई विल जनरेट मोर प्रॉफिट? मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा क्या? नहीं. लेट्स से मैं कॉस्ट ही इनकर नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू इनकर कॉस्ट, विल आई बी एबल टू प्रोड्यूस? बिकॉज विदाउट इनकरिंग कॉस्ट आई कैनॉट प्रोड्यूस. तो दोनों भी फंडामेंटल है. देखो, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा खर्च करूंगा तो मुनाफा नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ आई इनकर मोर ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग मोर, देन आई कैनॉट अर्न मोर प्रॉफिट्स. इफ आई इनकर लेस कॉस्ट, अगर मैं खर्चा कम करता हूं तो मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर से मुनाफा नहीं होगा. अल्टीमेटली इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है कि किस तरह से मैं अपने बिजनेस में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं, दैट टू बी एट मिनिमम कॉस्ट. तो इसमें बहुत सी चीजें, बहुत से कंसेप्ट हम समझेंगे. आउटपुट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट्स है जो आपको आगे सीए फाइनल तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर काम आने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. इसके अंदर भी 2 यूनिट है. पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन रिलेटेड सारे थ्योरीज और कंसेप्ट हम समझेंगे, और उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 की तरफ जाएंगे जो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन means to make something material or immaterial which has some utility. So how do we define production? Yes, anyone? Production यानी क्या? कुछ बनाने को प्रोडक्शन कहते हैं? Yes or no? कुछ बनाने को प्रोडक्शन कहते हैं क्या? So can I say production means to make something? Yes or no? Is it compulsorily that it should be material? Material मतलब which we can see, touch and feel. Can there be production of something which we can't see, feel, but it has utility? Can you give me example? Electricity. Okay. What else? Mobile recharge. What else? What else? Production. Goodwill we don't produce. Production of goods and services. Or production of an immaterial item. Very simple example, software, mobile apps. There are various companies which produce software. There are various companies which produce app. Now this production, is it material or immaterial? It's a production of an immaterial commodity. But does that has utility? Yes. Ultimately we produce only those software which has utility. Because ultimately in a business, if I produce something which does not have any utility, is there any point in producing such kind of thing? Because ultimately what is demanded is what has utility. What is utility? Want satisfying power of a commodity. Let's say I am producing white chalk. I am trying to produce white chalk, but the thing is, nowhere in any school, any tuition, any college, any place, there is usage of blackboard now. कहीं पर भी किसी भी जगह पर अब ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चॉक मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या ये किसी को यूटिलिटी देगा? नहीं. जोली जैसों का अलग है, चॉक खाते भी है ऐसे लोग. इन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जनरली बात कर रहा हूं. डू यू थिंक द चॉक विच आई प्रोड्यूस विल हैव यूटिलिटी टू एनी कंज्यूमर इन द मार्केट? यस और नो? सो लेट्स से आई प्रोड्यूस 1000 kgs ऑफ chalk, but chalk does not have any utility to any person in the market. Will there be demand of my chalks? Will there be demand of my chalks? Yes or no? Yes or no? So is there any point in producing that particular chalk? Is there any point in producing that particular chalk? So इसीलिए वहां क्या बोल रहा है? Production means to make something material or immaterial which has utility, which has utility, which has utility. अल्टीमेटली हम वही चीज प्रोड्यूस करेंगे, मेक करेंगे जिसकी कोई मार्केट में यूटिलिटी है. हाँ या ना? यूटिलिटी का मतलब सबको मालूम है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जिस वस्तु की यूटिलिटी है वही चीज प्रोड्यूस करेंगे बेटा. जिस चीज की यूटिलिटी ही नहीं है उसे प्रोडक्शन करने में कोई फायदा नहीं है. हाँ या ना? Now mobile phone are in demand. Yes or no? Mobile phone are in demand. Mobile phone has utility to the youngsters and everyone around now. So if I produce mobile, it will be a material item which will have utility.
which will have utility. Yes or no? Yes or no? Right? Now let's say क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग हैज प्रोड्यूस्ड द सॉफ्टवेयर ऑफ फेसबुक. फेसबुक हैज यूटिलिटी टू ऑल द फेसबुक यूजर्स. यस और नो? और पीपल हु वांट टू गेट कनेक्टेड टू पीपल ऑन सोशल मीडिया, है ना? उसकी यूटिलिटी है, इसीलिए लोग उसको डिमांड कर रहे हैं. पीपल यूज मोर एंड मोर ऑफ फेसबुक और उसमें से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. नाउ दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर और दिस ऐप फेसबुक is done for social media or social marketing or social connectivity. Now this is an immaterial production. This app which is being produced is an immaterial production, but it is demanded in market because it has utility. Let's say मैंने कोई ऐप बनाया जिसका इस्तेमाल किसी को ही नहीं है. अब ऐसा ऐप जो बनाओगे जिसका इस्तेमाल किसी को ही नहीं है, तो क्या कोई वो डाउनलोड करने में भी दिलचस्पी रखेगा? गूगल प्ले स्टोर पे देखो करोड़ों से ऐप पड़े, कोई डाउनलोड भी नहीं करता, क्योंकि उसमें से किसी को भी कोई भी यूटिलिटी नहीं है. एसपीसी ने बेटा 1000 से ज्यादा डाउनलोड है, चिंता मत कर. पूरे लॉकडाउन में चला है बेटा एसपीसी, 1000 से ज्यादा डाउनलोड है, तो चिंता मत कर. तो बात यह थी कि जिन ऐप की कोई यूटिलिटी नहीं होती, किसी भी वस्तु, एनीथिंग विच अ प्रोड्यूसर मेक्स, if it does not has any utility, there is no point of producing such particular commodity, whether it be material or whether it be immaterial. Now in a hotel, does the hotel owner produce services? Yes, right? Are they material or immaterial? Because all services are immaterial. All services are immaterial. Services by an advocate, services by a chartered accountant, these are services which are being produced, but these services are immaterial. My teaching service is also what I am producing, but this is an immaterial, right? So production can be of any material or immaterial commodity which has some utility, which has some utility. Now definition of production in economics. Now there is some definition which is given in economics. Conversion of resources of nature to satisfy the human wants. What does man do? Naturally हमारे पास resources है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कन्वर्ट करते हैं ऐसी चीजों में जिससे कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है. जैसे वुड का इस्तेमाल करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, जो इंसानों के लिए यूटिलिटी रखता है. जो पेड़ वहां पे खड़ा है, जो वुड वहां पे है, जो जंगलों में है, फॉरेस्ट में, इट डज नॉट हैज एनी यूटिलिटी. बट इफ दैट पर्टिकुलर wood of the tree is converted into furniture, that will be providing utility to the humans. So can I say utility means input converted to output, and this output should have utility. Can I say production means conversion of input into output which has some utility? That is conversion of input yani wood to furniture. This conversion is done because furniture has utility. Are you getting my point? Are you getting my point? Next point क्या है? Activity dedicated towards satisfaction of wants of people by converting the physical input into physical output. Economics में physical input से physical output के conversion के process को भी production कहता है. But we know production is not just of material item. Production can also be of immaterial items. Example software, apps, etc. Yes or no? Hi Anna. Yes or no? Right? Now James Bates and R. Perikson has given the definition of production as production is an organized activity of transforming the resources into finished products in the form of goods and services, and the objective is to satisfy the demand of such transformed resources. I have transformed the wood into furniture. This transformation is done with the intention to satisfy human wants which provides utility. Ultimately सभी का मतलब एक ही है. Production means producing something material or immaterial which has some utility, or production is making something material or immaterial which satisfies the human wants. जिस चीज की वांट ही नहीं, ऐसी चीज प्रोड्यूस करके कोई सेंस है क्या? क्योंकि वो मार्केट में डिमांड नहीं किया जाएगा, ना वो मार्केट में बिकेगा. तो प्रोड्यूसर ऐसी चीज प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में यूटिलिटी नहीं है? नहीं. हम वही चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी मार्केट में वांट है, जिसकी मार्केट में यूटिलिटी है. Production should not be considered as creation of matter because man cannot create matter. साइंस में पढ़ा है 10वीं क्लास, 9वीं 10वीं में कहीं पढ़ा होगा ना. Man cannot create matter.
क्या इंसान जंगल बना सकते हैं? क्या इंसान जमीन बना सकते हैं? नहीं. दैट मीन्स मैन कैनॉट क्रिएट मैटर. मैन कैन यूज मैटर. मैन कैन यूज द रिसोर्सेस, कन्वर्ट इट इनटू गुड्स which provide utility to satisfy the human wants. है या ना? But man himself cannot create matter. Right? बोलने के लिए अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है हम भगवान है, लेकिन भगवान इंसान नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस ये कहता है दैट मैन कैनॉट क्रिएट मैटर. मैन कैन जस्ट ऐड यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग द मैटर. Wood is a matter which man cannot create. This matter can be converted to some other form to provide utility or to satisfy the human wants, as wood is converted to furniture. Production can also be defined as addition or creation of matter or addition or creation of utility. जो wood अपने प्लेन फॉर्म में बैठा है, प्लेन फॉर्म में पड़ा है रास्ते पे, does that has utility? जो wood लकड़ी जो है, जो डीएसएम के ग्राउंड पे पड़ी है, क्या वो किसी भी कंज्यूमर को या कस्टमर को यूटिलिटी देती है? नहीं. लेकिन उसी वुड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, विल इट हैव यूटिलिटी देन? यस. विल इट हैव यूटिलिटी? यस. सो कैन आई से रिसोर्सेस आर कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. Production is nothing but creation of utility, because wood does not have utility. Wood is converted into furniture. There is conversion of the resources to some other form to provide utility to satisfy the human wants. Production can also be defined as addition or creation of matter or addition or creation of utility. Are we okay with all the definitions of production? इन सभी डेफिनेशन में एक प्रोडक्शन का डेफिनेशन याद रखना. प्रोडक्शन इज मेकिंग ऑफ समथिंग मटेरियल और इमटेरियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और विच प्रोवाइड सम यूटिलिटी. अभी ओके. प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन. रिसोर्सेस का गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्जन. और ये कन्वर्जन हम इस हिसाब से करते हैं कि जो चीजें प्रोड्यूस की गई हैं, जो चीज कन्वर्ट होने के बाद फिनिश गुड्स के तौर पे बनी है, दैट प्रोवाइड सम यूटिलिटी टू द ह्यूमन बींग्स. Yes or no? हाँ या ना? Right? Now forms and types of utility. हमने utility समझा. Yes or no? Utility means want satisfying power of a commodity. अभी हमने यहाँ पे definition समझा. Production means addition or creation of utility. This addition or creation of utility in the form of production can be understood under the types: form utility, place utility, time utility and personal utility. These are the types of utility which create utility in the production process. सबसे पहले form utility. Form utility is the utility when we convert a particular commodity to some other form to provide utility. It is called as form utility. Gold is converted into jewelry. Yes or no? Now this particular utility which is created by conversion the form of gold to jewelry is called as form utility. Second, wood to furniture. Third, cotton. Does cotton have utility to us? No. हमें क्या देता है utility? Cloth. We convert cotton to cloth, we convert wood to furniture, we convert gold to jewelry. इस तरह से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो बहुत सी चीजों का, जहां पर हम एक चीज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये कन्वर्जन इसलिए किया जाता है ताकि कन्वर्टेड फॉर्म में उस चीज की यूटिलिटी है. क्या रॉ कॉटन आपको यूटिलिटी देता है? नहीं. जब वो कॉटन कपड़ा बनता है तब जाकर कपड़े की यूटिलिटी है. या ना? वुड की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वुड जब फर्नीचर में बनता है तो उसकी यूटिलिटी है. वुड जब पेपर बनता है तो उसकी यूटिलिटी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस कन्वर्जन फ्रॉम वन form to another to provide utility is called as form utility. Is called as form utility. Second क्या है बेटा? Place utility. When goods are transferred from one place to another, when goods are transferred from one place to another to add utility, it is called as place utility. It is called as place utility. OPC. OPC का मतलब है oil producing countries. हबीबी हबीबी अल हबीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. राइट. सो कुवैत, सऊदी अरब और ये जो अरब एमिरेट्स कंट्रीज है, दीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. इनके पास
क्रूड ऑयल जो है बेटा ये अबंडेंट है। क्या है? अबंडेंट है, यानी यहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है। इसीलिए मैंने क्या कहा, वहां पे पानी के भाव में पेट्रोल मिलता है 5-10 रुपए 15 रुपए लीटर में मिलता है, वही जो कुछ भी है। 10 पानी का रेट हो ना अपने यहाँ 20 रुपए लीटर है तो 15-20 रुपए लीटर में वहां पे पेट्रोल मिलता है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है। सी, अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपने देश में से जो एक्सेस ऑयल है उसका अगर प्लेस चेंज नहीं करते, प्लेस कैसे चेंज करते? बाय एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अगर वो वहां से ऑयल सऊदी से, अगर सऊदी से ऑयल अगर इंडिया नहीं भेजा जाता तो जो एक्सेस जो सप्लाई है विल इट हैव एनी यूटिलिटी? अल्टीमेटली जितना उनको लगना है उतना तो उनके पास है, उसके अलावा एक्सेस प्रोडक्शन है। जो एक्सेस ऑयल उनके पास प्रोड्यूस होता है जो डिमांड के भी ज्यादा है वहां के लोकल के, अगर उसकी जगह नहीं बदले, अगर उसे वहां से इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करते तो वो जो एक्सेस प्रोडक्शन है क्या वो वहीं पे पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा? क्या वो वहां पर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? सो इसका मतलब वील हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन। सो व्हेनेवर वी चेंज द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज वी एक्सपोर्ट द ऑयल from Saudi to India, this particular change in the place to add utility to the commodity is called as place utility. इसे क्या कहते हैं हम? Place utility. ये शहर का नाम पता है? रत्नागिरी पता है? किसके लिए फेमस है? अल्फांसो मैंगोस, हप्पू संबे, राइट। यहां पर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के हिसाब से यहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और यहां पे डिमांड कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि रत्नागिरी के जितनी भी एरिया है उसमें ज्यादा करके जो खेती जो है वो आम की है, अल्फांसो मैंगोस की है। अनडाउटेडली वहां पे अल्फांसो मैंगोस का काफी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता होगा, लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन कंज्यूम करने के लिए उतने लोग रत्नागिरी में नहीं है। इसका मतलब रत्नागिरी में अल्फांसो मैंगोस का सप्लाई ज्यादा है और वहां पे लोकल मार्केट में डिमांड कम है। अभी जो एक्स्ट्रा का जो आम है अगर उसकी जगह नहीं बदलते हैं तो क्या वो एक्सेस जो आम वहां पे पड़े हैं विल दे हैव एनी यूटिलिटी? विल दे हैव एनी यूटिलिटी? यूटिलिटी तभी होगी जब उसकी कोई डिमांड करेगा। तो फिर रत्नागिरी के उस शहर में से जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन है वो देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है ट्रकों के द्वारा, और फिर परभनी के मार्केट में आके जब रत्नागिरी के आम बिकते हैं तब जाके उसको यूटिलिटी मिलती है, क्योंकि यहां का कंज्यूमर उसकी वांट करता है। परभनी का कस्टमर आप हम उसकी वांट करते हैं, तो वो जो एक्सेस स्टॉक वहां पे प्रोड्यूस हुआ है उसकी यूटिलिटी कैसे क्रिएट हुई है? बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन। बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ट्रांसपोर्टेड दैट मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी टू Parvani, and by changing the place we have added utility. This addition of utility by changing the place is called as place utility. Simple है, simple है। Next point, time utility. Whenever there is production of a particular commodity at a particular time and it is made available or some other time to provide utility to it, it is called as time utility. Let's say there is production of winter clothes और woolen clothes. Winter clothes, woolen clothes जो है उसका प्रोडक्शन है। Now you tell me winter clothes or woolen clothes have utility in which season? In winter. Let's say I produce winter clothes or woolen clothes and I make them available in the season of rainy season, or you can say समर में और रेनी सीजन में मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या समर में और रेनी सीजन में कोई भी मेरे वुलन क्लोथ्स खरीदेगा? विल दे बाय? नो। सो विल इट हैव एनी यूटिलिटी? नो। तो इन विंटर या वुलन क्लोथ्स को अगर मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करना है तो I have to ensure that I produce it and make it available at the right
टाइम. व्हाट विल बी द राइट टाइम? विंटर सीजन. जो विंटर सीजन शुरू होगा तब विंटर में जिंगल बेल जिंगल ऑन द वेल 25 ऑफ दिसंबर यानी जो दिवाली के बाद का दौर है तब हम विंटर देखते हैं, हमारे अनुभव करते हैं, जो फरवरी के एंड तक चलता है अभी जैसे चल रहा है. तो इस दौर में प्रोडक्शन अवेलेबल होना चाहिए. यानी वुलन क्लोथ्स आर हैविंग यूटिलिटी बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So we are trying to add utility to the woolen clothes with respect to time. This utility is called as time utility. This utility is called as time utility. Yes or no? Personal utility. सीए विष्णु जादव. विष्णु जो है हमारा सीए हो चुका है. अब सीए होने के बाद रश्मिका के साथ शादी तो होने वाली है, लेकिन अब सीए बनने के बाद अब वो ऑफिस अपनी खोलने वाला है. राइट. जब सीए अपनी ऑफिस ओपन करता है तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस करता है. प्रैक्टिस करते हुए वो अलग अलग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जो सीए प्रोफेशनल हमारा सीए विष्णु जादव है ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रैक्टिस में. ये जो अलग अलग सर्विसेज वो प्रोवाइड कर, प्लीज अलग अलग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये सर्विसेज उसके क्लाइंट्स को यूटिलिटी देते हैं? हाँ या ना? क्या यहां पर फॉर्म यूटिलिटी है? क्या विष्णु को अलग फॉर्म में कर दिया और फिर बाद में यूटिलिटी है? नहीं. इज देयर एनी प्लेस यूटिलिटी? नो. इज देयर एनी टाइम यूटिलिटी? नाउ दिस यूटिलिटी इज अराइजिंग ड्यू टू द पर्सनल स्किल एंड नॉलेज वन पोजेसेस. जब कभी भी किसी व्यक्ति के पर्सनल स्किल और नॉलेज की वजह से कोई यूटिलिटी क्रिएट होती है, इस तरह की यूटिलिटी को हम कहते हैं पर्सनल यूटिलिटी. Whatever I am doing right now is nothing but personal utility. My teaching skills are such which create utility amongst the student. Student feel satisfied कि हाँ हम सीए बन जाएंगे. यहाँ पे देख के तसल्ली कर लो, भले कोई बने ना बने. ठीक है. So this particular teaching is creating utility. Are you getting my point? So this is called as personal utility. Utility created out of skill and knowledge of a person is called as personal utility. Right? When utility is added by transferring the goods from one place to another, it is called as place utility. Time utility is nothing but adding utility to goods and services by producing them at the right time. रेनकोट का प्रोडक्शन अगर विंटर में करूं तो, वुलन का प्रोडक्शन अगर समर में करूं तो. समझ में आ रही है बात? इन चीजों की यूटिलिटी कब रहेगी? जब उन्हें सही टाइम पे प्रोड्यूस किया जाएगा. पर्सनल यूटिलिटी. Production does not necessarily mean conversion of physical output into physical input, because production means creating or making something material or immaterial. Services क्या है सारे? Immaterial. But it also includes services which are immaterial or intangible. Services by CAs, doctors, advocates, etc., engineers. These all are personal utility. The elements used in the process of production are termed as factors of production. इसके बारे में मैंने बताया था सप्लाई वाले चैप्टर में. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या बोल रहा हूं मैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग समथिंग मटेरियल और इमटेरियल विच हैज सम यूटिलिटी. Producing something material or immaterial which has some utility is nothing but production, but production is done with some elements which are called as factors of production. Which are called as factors of production. In simple words, it can be called as factors which are used for production. There are various factors of production. There are various factors of production, but out of the various factors of production, there are some important factors which we need to study. What are the important factors which we have to learn? The factors of production include various factors. There are n number of factors which we can list down which are required for production. But out of all the factors, there are certain factors which are equally required in every type of production. They are land, labor, capital and entrepreneur. These are the four fundamental factors which are required in any production process. You require land, you require capital,
you require labor and you require entrepreneur. Mukesh Ambani ki Reliance Industries. Do you think it can produce the goods and services without land? Do you think it can run without capital? Do you think it can work without labor? Do you think it will run without an entrepreneur like Mukesh Ambani? Yes or no? Now take example of my गरीब आदमी, इडली की दुकान. If I have a इडली की दुकान, दिनेश सर इडली वाले. Ultimately, I'll need a land where I want to park my गाड़ा. Yes. I'll need capital. I'll need capital ताकि जो रॉ मटेरियल खरीद लेकर मैं अपनी इडली जो है वो बना सकूं. और जो इडली बनाने के लिए जो कुछ भी साहित्य लगता है, वो खरीदने के लिए भी मुझे अल्टीमेटली क्या लगेगा? कैपिटल. नेक्स्ट, लेबर. अल्टीमेटली मुझे साथ में कोई असिस्टेंट लगेगा जो असिस्ट करेगा मुझे पूरे इडली वगैरह जो है देने करने के लिए, जैसे जूली है मेरे पास. एंड अल्टीमेटली देयर शुड बी एन एंटरप्रेन्योर. इडली का ये जो गाड़ा है ये अपने आप नहीं चलेगा, उस गाड़े का भी कोई मालिक होता है जो ये पूरा बिजनेस करता है, जैसे कि मैं हूं दिनेश सर. राइट? कोई भी बिजनेस ले लो, बेसिकली ये 4 एलिमेंट्स, ये 4 फैक्टर्स कॉमनली होना जरूरी है. जैसे एक सीए के ऑफिस होने के लिए ऑफिस चाहिए. ऑफिस यानी लैंड आ गया. लैंड के बाद क्या लगता है? कैपिटल. राइट? फर्नीचर बनाने के लिए, फिर बाद में अपने जो सीए के अंडर जो काम करने वाले आर्टिकल असिस्टेंट्स है, स्टाफ है, उनका पेमेंट करने के लिए. फिर उसके बाद लेबर जो है, आर्टिकल असिस्टेंट जो है वो लेबर का पार्ट करते हैं. और एंटरप्रेन्योर, वो सीए खुद जो ऑफिस चला रहा है वो होता है एंटरप्रेन्योर, जिसके सोच के हिसाब से वो ऑफिस चलनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्टीमेटली बेसिकली बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट आउट ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स दीज आर द कॉमन फैक्टर्स व्हिच वी फाइंड इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस. कोई भी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल और इमटेरियल कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ these four basic factors of production. The 4 basic factors of production required in any process of producing material, immaterial commodity having utility is land, labor, capital and entrepreneur. Now let's try to discuss all these factors one by one, starting with the first factor, land. पहला point क्या है? Land. What do you mean by land? What do you mean by land? Right, ये हो गया मैंगो मैन की लैंग्वेज में. You know मैंगो मैन? आम आदमी. Right? Common man. Right? Don't underestimate the power of mango man. Right? ये जो तुम बोल रहे हो डेफिनेशन, ये आम आदमी मैंगो मैन की भाषा में है. आम आदमी मैंगो मैन की भाषा में लैंड में जमीन. जमीन यानी क्या सर? जिस पे आप खड़े हो वो जमीन. राइट? व्हाट डू मीन बाय लैंड? सरफेस ऑफ द अर्थ. अल्टीमेटली मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं हम? सरफेस ऑफ द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस पे सभी आ गए ना बेटे, प्रॉपर्टी आ गई, सब आ गई, थोड़ा दिमाग लगाना. सरफेस ऑफ अर्थ. Surface of earth is nothing but land. This is maximum thought of a common man. But are we common man? No. We are future CA, super CA, होने वाले CA, CA Isnu Jadhav, husband of Rashmika Jadhav. We can't be common. You have to learn the definition as per economics prospect. Yes. You have to learn the definition as per the economic prospect. So how do we understand the definition of land? How do we understand the definition of land with the economic prospect? Please pay attention. Now this is Zameen. Okay. This is Zameen. Yes, maintain silence. Ish. Okay. Yes. Please pay attention. Definition given by you all common mans, mango mans. Please switch on the lights. Mango man, common man. आप सभी लोगों ने जो definition दिया है, धीरे से
कर दो बेटा सब चालू, सब कर दो चालू, हाँ पूरे कर दो। ओके चलो देखो, तुम सब मैंगो मैन्स ने, तुम सब आम आदमियों ने, आप थोड़ा आंखें खुलिए जरा, मैंगो मैन, कॉमन मैन, आप सभी लोगों के हिसाब से जो डेफिनेशन आपने जो लैंड कर दिया था, वो लैंड का डेफिनेशन क्या है बेटा? लैंड इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट हम सीए है, हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, वो भी किसके? दिनेश सर के। तो हमें डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के एंगल से समझना है। हाउ इज लैंड डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स? माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, लैंड इन इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज surface of earth, all free gift of nature on the surface of the earth, below the surface of the earth and above the surface of the earth। यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये जो बेटा बादल है, ये जो हवा है, ये जो एयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, दिस इज ऑल्सो लैंड। ये जो जमीन दिख रही है क्या तुम्हें? दिस इज ऑल्सो लैंड। ये जो पानी दिख रहा है क्या बेटा, जिसमें शार्क तैर रही है, जिसमें शार्क तैर रही, दिख रही है कि नहीं दिख रही? अरे बाजीराव की तलवार पर और सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते हैं। चलो तो रिवर दिख रही है, रिवर, ये रिवर में शार्क है, मांडाखई की रिवर है, मांडाखई की रिवर में शार्क आ रहा है। तो अब मुझे बोलो, ये शार्क जो है, ये शार्क जो है, ये शार्क दिखाई दे रही है? नाउ दिस इज वाटर। तुम्हारे हिसाब से सरफेस ऑफ अर्थ लैंड है, तब नदी लैंड हुई क्या? नहीं, लेकिन दैट इज ऑल्सो लैंड। अल्टीमेटली ये सरफेस के ऊपर, अल्टीमेटली नदी में कितना भी अंदर गहरा जाओ, समुद्र में कितना भी गहरा जाओ, लास्ट में नीचे जाकर सरफेस है, लास्ट में नीचे जाकर सरफेस है। सो दैट इज ऑल्सो लैंड। इन इकोनॉमिक्स, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लैंड। जो जमीन के ऊपर है वो लैंड है, जो जमीन के सतह पर है, सरफेस पर है, दैट इज लैंड। जो सरफेस के ऊपर है दैट इज ऑल्सो लैंड, और जो जमीन के नीचे है, सरफेस के नीचे है, दैट इज कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो लैंड। मिनरल्स इसीलिए लैंड में आते हैं। एयर, एटमॉस्फेयर, स्पेक्ट्रम, जिसे हम बात करते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी की, क्या कहीं पर भी जमीन में उसके कुछ हद तक सब एयर में है? रेडियो, सब सर्विसेज, ये सारे एयर में की जाती है, राइट? नाउ दिस ऑल सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी गिवन और प्रोड्यूस्ड ऑन लैंड। सो लैंड इन इकोनॉमिक्स मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस अबव द अर्थ एंड सरफेस बिलो द अर्थ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगली बार लैंड का डेफिनेशन बोलो तो समझ लेना, लैंड इन कॉमन सेंस मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ, बट इन इकोनॉमिक्स लैंड इज डिफाइंड एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। Therefore, water is land, air is land, and the surface of the earth is also land in economics. Are you getting my point? Yes or no? हाँ या ना? Now let's see what are the characteristics or features of land. पहला point क्या है? Land is a free gift of nature. Land is matter. Man cannot create matter. क्या हम जमीन बना सकते हैं? क्या हम जमीन बना सकते हैं? क्या हम जमीन बना सकते हैं? No. Man cannot create land. Man cannot create land. Right? अक्कर बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे दो स्वाहा, लैंड बन गई। ऐसा होता है क्या? क्या जादू से बना सकते हैं क्या हम? नहीं। इसका मतलब ये फंडामेंटल पॉइंट सबको क्लियर है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो भगवान ने जितनी जमीन दी है वो उतनी जमीन हमारे पास है, उसके अलावा हम और कोई जमीन नहीं बना सकते। उसके अलावा वी कैन नॉट क्रिएट लैंड। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सर कुछ भी बोलते हैं, खुद ही बोल रहे प्लॉट लेना है तो देखो एक प्लॉट की कीमत 15 लाख रुपए है, तो प्लॉट की तो कीमत है, तो फ्री गिफ्ट कैसा हुआ? हम आज की बात नहीं कर रहे। जब भगवान ने पृथ्वी बनाई, जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी बनाई, राइट, वो मेरे पहले जन्म में है, अब तक याद नहीं है, मैंने बताया था कैसे बनाए। तो अब जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी बनाई, जब जमीन बनाई, तब जमीन वॉज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बाद में इंसानों ने इस जमीन पे शहर बसाए, शहर में घर बनाए और घरों की कीमत करी और प्लॉट की कीमत करी। Ultimately, land was available as free gift of nature. Supply of land is fixed. जैसे हमारा विष्णु बड़ा हो रहा है,
जैसे हमारी झूली बड़ी हो रही है, क्या वैसे वैसे हमारा घर का साइज भी बड़ा होने लगता है? राइट? विष्णु जब 1 साल का था उनका घर 1 मंजिला था, जब वो 2 साल का हुआ तो 2 मंजिला हो गया, 3 साल का हुआ तो 3 साल का, तो जब विष्णु हमारा 100 साल का होगा उनका घर 100 मंजिला हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे हमारा घर का साइज बढ़ रहा है, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे हमारी खेती बढ़ रही है। राइट? अभी गणेश कितने साल का बेटा तू? हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरा है हाँ इस उम्र में। 17 का है तो उम्र में खतरा है। 17 साल का जब गणेश है तो उनकी डैडी की खेती 50 एकड़ है। विष्णु की उम्र बढ़ रही है, सॉरी गणेश की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या गणेश के पापा की खेती बढ़ेगी क्या? नहीं, वो 50 एकड़ थी 50 एकड़ ही रहेगी। देखो, मैं जब स्कूल में था तो ज्योग्राफी में मैंने इंडिया का मैप देखा था, उसका जो शेप था वो वैसे ही था। और तुम भी अभी स्कूल में जब आए हो, 10वीं जब पढ़े हो, तो ज्योग्राफी में जो इंडिया का मैप देखा वो भी वैसे ही था। ऐसा कभी हुआ क्या? जैसे जैसे स्कूल में बैच बाय बैच बदलते गई, इंडिया का मैप भी बदलता गया, बढ़ता गया, ऐसा होता है? तो इससे क्या फंडामेंटल समझ में आता है? दैट सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज, इट कैन नॉट बी डिक्रीज। नेक्स्ट, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, यानी जमीन को आप खत्म नहीं कर सकते, ना जमीन का सप्लाई बढ़ा सकते हो ना जमीन को कम कर सकते हो। लेट से मैंने सोचा कि परमानी में ऊपर से एक न्यूक्लियर बम डाल दूं और परमानी की जमीन खत्म कर दूं, अल्टीमेटली एक बड़ा सा होल हो जाएगा, अल्टीमेटली नीचे क्या रहेगा? सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा तो नहीं ऊपर से बम डाल दिया, न्यूक्लियर बम नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल से निकल गया। ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं होता, आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं होता। राइट? तो अल्टीमेटली क्या है? यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय लैंड। परमाणु पिक्चर देखा है? परमाणु पिक्चर जॉन इब्राहिम का छू है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम बेटा खाली शीला मुन्नी जूली की पिक्चर देखो, अच्छे देशभक्ति के पिक्चर कब देखोगे? ये है हमारे देश का युद्ध, ये है देखो। और इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे ऐसे लोग, ये तारे जैसे लोग, तारे जमीन पे तुम है। So land has permanent and indestructible power. Land has permanent and indestructible power. जमीन को कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे परमाणु जो पिक्चर आपने देखी जॉन अब्राहम की, बहुत अच्छी मूवी है, उसके अंदर बताया था कि भारत ने पहली बार जो परमाणु न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी वो कौन से गांव में? पोखरण में। पोखरण के अंदर, चलो अच्छी बात है, देखें तो पोखरण में वो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई। वहां इतने सारे जो बड़े बड़े न्यूक्लियर बम से 2 या 3 न्यूक्लियर टेस्ट हमने वहां पे किए। इतने बड़े बड़े परमाणु बम वहां पर ऊपर से दाग दिए, वहां पे टेस्टिंग की। तो क्या वहां पर अब जमीन नहीं है क्या? देयर इज अ होल। ऐसा नहीं, बड़ा होल है लेकिन अल्टीमेटली नीचे जाकर वहां पे जमीन ही है। ऐसा तो नहीं है कि लैंड डिस्ट्रॉय हो गई। राइट? वहां से देख रहे तो पूरा स्पेस दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या? अल्टीमेटली जापान पे अटैक हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पर इतना बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ, इसका मतलब जापान नक्शे से निकल जाएगा? नहीं, जापान है ऐसा है अल्टीमेटली। दैट मीन्स लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज परमानेंट एंड indestructible. Land is passive factor of production. Passive, you know active voice, passive voice. What is active voice? क्यों स्कूल पढ़ते हो गधो? हाँ, what is active, what is passive? What is active, what is passive? Which starts from subject is active, which does not start is passive. तो इस सेंस में जो खुद से कुछ करता है वो क्या है? एक्टिव। जो खुद से कुछ नहीं करता वो क्या है? पैसिव। गणेश के पास 50 एकड़ खेती है। कितनी? 50। कितनी है बेटा? 50। पार्टी दो बेटा तुम। तो 50 एकड़ गणेश के पास खेती है। मुद्दे पे आओ। ए बाबा टाइम पास मत करो, ज्यादा लेट होगा। गणेश के पास 50 एकड़ खेती है। गणेश के पास 50 एकड़ खेती है। अब लेट से खेती में कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी गणेश नहीं कर रहा, ना वहां पर सोइंग हो रही है, ना वहां पर कोई चीज का किसी तरह का फर्टिलाइजर का है, ना कुछ ध्यान है, कुछ नहीं, बस जमीन है, खेती है। खेती पे किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी गणेश कैरी आउट नहीं कर रहा। तो क्या अपने आप से गन्ने निकलेंगे खेत में? हो, अपने आप से गन्ने निकलेंगे क्या? नहीं, अल्टीमेटली जो सीड है वो गन्ने का प्रॉपर फार्मिंग उसके ऊपर करनी पड़ती है, तब जाकर जमीन से गन्ना निकलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? राहुल गांधी जैसा लॉजिक मत निकाला। आलू डालो सोना निकालो,
वैसे खेती ना करो, गन्ना उगा लो, ऐसा होता है क्या? खेती की जमीन है, लेकिन खेती में उत्पादन या प्रोडक्शन कब होगा? जब कोई एक्टिव फैक्टर इस पैसिव फैक्टर के ऊपर काम करेगा। इसका मतलब क्या है? जमीन खुद से कुछ प्रोड्यूस करती है या जमीन का इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस किया जा सकता है? जमीन का इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस किया जा सकता है। जमीन जो खाली है उसके ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाकर उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा। लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग ही नहीं बनाई तो जमीन का अपने आप से प्रोडक्शन करेगी क्या? करेगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जमीन एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लैंड इज इमोबाइल। सर अभी बहुत गर्मी हो रही है, चलो छुट्टियों के लिए अपने एसपीसी को थोड़ा सा मनाली में शिफ्ट करो। यहां से बिल्डिंग दरगाह कॉम्प्लेक्स उठाया, मनाली में ले जाकर रख दिए, और फिर जैसे ही समर वेकेशन खत्म हो गए वापस से बिल्डिंग को वहां से निकाल दिया और वापस यहाँ पे दरगाह कॉम्प्लेक्स में लाके रख लिए। राइट? आज थोड़ा मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा चलो मम्मी एक काम करते हैं, घर को थोड़ा सा मनाली लेकर जाते हैं, और बाद में वेकेशन हो गया तो घर वापस लाकर जगह पे रख दिया। ऐसा हो सकता है क्या? कैन आई शिफ्ट परभनी टू मनाली एंड मनाली टू परभनी? काश ऐसा कर सकते, काश ऐसा कर सकते, है ना? अब वो मैं तो हूं नहीं, तो मुझे क्या मालूम डोरेमोन कौन है? अरे अरे तुम, अरे ए तुम्हारी उम्र क्या है? तुम बोल क्या रहे हो? अब दिल से खेलने की उम्र है, तुम अभी डोरेमोन से खेल रहे हो, गंदा बच्चा। वैसे हमारे क्लास का जागतिक डोरेमोन है ये साक्षी, एसपीसी का जागतिक डोरेमोन। लैंड इज इमोबाइल, दैट मीन्स लैंड कैनॉट बी इमोबाइल। का मतलब क्या होता है? कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैन वी ट्रांसफर आवर लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? कैन वी? सो लैंड इज इमोबाइल, सीधे बेटर है। नेक्स्ट, लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। क्या हम जमीन का इस्तेमाल फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं? क्या हम जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए कर रहे हैं? क्या हम जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं? क्या हम जमीन का इस्तेमाल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हैं? सो लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। नेक्स्ट, लैंड इज हेट्रोजेनस। लैंड इज हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब होता है एवरी पार्ट ऑफ द लैंड, एवरी पीस ऑफ द लैंड इज डिफरेंट. If you see in most of the talukas of Parbhani, we have black soil. See in Parbhani taluka itself, Gangakhet taluka, Parbhani से नीचे अगर ये तरफ देखो हम, तो यहाँ सब ब्लैक सॉइल है, पाथरी, सेलू, यहाँ सब ब्लैक सॉइल है. लेकिन जब हम जिंतुर में जाते हैं तो जिंतुर में ज्यादा करके जमीन जो है वो बंजर जमीन है, पहाड़ी एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो वहां पर खेती नहीं होती. सो दैट पीस ऑफ लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पीस ऑफ लैंड. राइट? गणेश की जैसी खेती है, उनकी जमीन जैसी है, उनका सॉइल जैसा है, वैसी उस तरह की खेती वहां हो सकती है. उसी तरह की खेती अगर प्रथमेश गायकवाड़ अपने यहाँ करना चाहेगा तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनकी जमीन की क्वालिटी, उनके सॉइल की क्वालिटी डिफरेंट है. इनकी जमीन, इनका सॉइल, इनका क्वालिटी डिफरेंट है. जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप में से कितने लोग तेलंगाना गए हैं, हैदराबाद वगैरह साइड में? कभी ऐसे विजिट भी किए हो बचपन से लेकर आज तक? तिरुपति वगैरह वगैरह, तिरुपति तो गए ना मैक्सिमम लोग, तेलंगाना गए. तो जितने लोग अभी तेलंगाना गए हैं उन सभी लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा, वहां पर रेती जो है लाल कलर की आती है. देखे क्या? रेती या रोड के साइड से चलो, लाल कलर की रेती, लाल कलर का जो है सैंड होता है ना. हमारे यहाँ पर रेती काले कलर की है, ब्लैक कलर की. राइट? हमारे यहाँ रेती कैसी है? ब्लैक. वहां कंस्ट्रक्शन जहां चलो वहां जाकर देखो, जो रेती के ढेर है वो रेड कलर के होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? वहां की जमीन अलग है, हमारी जमीन अलग है. सो कैन आई से लैंड इज हेट्रोजेनियस, यानी एक जैसी लैंड सब जगह नहीं रहेगी. नॉर्थ पोल साउथ पोल में जमीन यानी पूरा बर्फ ही है, तो वहां की जमीन अलग है, परभनी की जमीन अलग है. हाँ या ना? यस और नो? नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. अगला पॉइंट क्या है? लेबर. लेबर कैन बी डिफाइंड एज, हाउ डू वी डिफाइन लेबर? हम लेबर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखो अभी ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद कैपिटल पढ़ाऊंगा, उसके बाद एंटरप्रेन्योर पढ़ाऊंगा. अच्छा ठीक है, आज के लिए कंसेशन, शांति बैठो. ये लास्ट पॉइंट लेबर का. हाँ ठीक है, सिर्फ आज के दिन. हाँ
चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यस प्लीज पे अटेंशन। अगला पॉइंट है लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेजर फैक्टर्स अपने को समझने हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसमें लैंड हम समझ चुके हैं, लैंड के सारे फीचर्स हम समझ चुके हैं। डू यू थिंक इट इज वेरी सिंपल फॉर मी टू स्टैंड हियर? आई एम बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग आल्सो, सो इवन आई एम फेसिंग द सेम थिंग्स एज यू आर। कि इतने दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं इतना दिन का बिजी स्केड्यूल ले रहा हूं, जहां पर इतने दौर तक कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूं। सो इवन इट इज नॉट सिंपल फॉर मी। आप लोगों का एक अच्छा साथ रहेगा तो ही फिर अपन इसको अच्छी तरह से कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो लेबर, अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर, राइट। नाउ हाउ डू वी डिफाइन लेबर? लेबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? लेबर का मतलब आपने को बोला ना, कोई लेबर है, लेबर बोलते एक ही दिमाग में आता है, वो काम करने वाले रामू काका या फिर वो गली में काम करने वाला हमाल। सिर्फ रामू काका ही लेबर नहीं होते बेटा, जो सीए करता है वो भी लेबर है, जो इंजीनियर करता है वो भी लेबर है। बिकॉज लेबर डज नॉट कंपल्सरीली मीन फिजिकल एफर्ट्स। ए रामू काका जो बैठ के गार्डनिंग करते हैं, रामू काका जो घर का काम करते हैं, गंगूबाई जो घर में काम करती है, राइट, दैट इज नॉट जस्ट लेबर। जूली भाई तो बहुत कुछ करती है, बहुत बदमाश है, निस्ती मस्ती करते रहती खोडेल, ये काम कम आग लगाई ज्यादा है ये भाई। ऐसी भाई को कोई नहीं रखता घर पे, राइट। सो सुनो मेरी बात, लेबर का मतलब सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं होता बेटा। नहीं तो आप बोलोगे सर लेबर मतलब वो जो हमाल है, जो कुली नंबर 1 है। जो कुली नंबर 1 है वो लेबर है, जो हमाल नंबर 1 है वो लेबर है। बेटा सिर्फ कुली, सिर्फ हमाल, सिर्फ जूली बाई और जो छोटे मोटे नौकर वगैरह जो होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, सिर्फ यही लेबर नहीं होता। क्योंकि लेबर का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में क्या कहता है? ऑल द फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, क्या बोल रहे हैं यहां पर? ऑल फिजिकल और मेंटल एफर्ट exerted to produce the goods and services, exerted, done to produce the goods and services for a consideration is called as labor. क्या बोल रहा है यहां पे? मेन फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो जब कभी भी आप कोई फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स कर रहे हो फॉर सम कंसिडरेशन, उसी को लेबर कहा जाता है। क्या आपकी मम्मी आपके पीछे काफी सारे फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लेती हैं? क्या आपके पेरेंट्स आपके पीछे बहुत सारे फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लेते हैं? लेकिन क्या बदले में तुमसे पगार लेते हैं? लेते हैं क्या? कोई देता है क्या पगार? नहीं देता। दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अनडाउटेडली योर पेरेंट्स आर टेकिंग physical as well as mental efforts for their child, that is you, but they don't take any consideration, because whatever physical mental effort they are taking for their child is out of natural love and affection and without any consideration. So that is not labor. That is not labor. Are you getting my point? Any physical or mental effort done without a consideration, is not labor. Physical and mental effort done, that to be for producing the goods and services for a consideration, is labor. लेबर का मतलब दो तरह के एफर्ट्स है, फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स। जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जो कूली करता है, दोज एफर्ट्स आर फिजिकल एफर्ट्स। हमारे एपीएमसी मार्केट में जो हमाल बोरी जो सोयाबीन को उठाकर ट्रकों में लोड करता है, अनाज की बोरियां जो ट्रक में लोड करता है, दैट इज फिजिकल एफर्ट्स। रिक्शा वाले मामा रिक्शा पे बैठ के आपको लेकर जाते हैं, फिजिकल एफर्ट्स, दोज आर फिजिकल एफर्ट्स, राइट। जूली भाई जो घर में काम करती है, दोज आर अगेन फिजिकल एफर्ट्स, दे आर अगेन फिजिकल एफर्ट्स। नाउ दिस ऑल फिजिकल एफर्ट्स आर डन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे एफर्ट जो है, हमने जो फैक्ट्री में लेबर काम करता है, जो प्रोडक्शन के लिए काम करता है, दैट इज अगेन लेबर। नाउ ऑल दीज एफर्ट्स आर फिजिकल एफर्ट्स, all these efforts are physical efforts, these are labor. But labor not only includes physical efforts, it also includes mental efforts. How are mental efforts then? The efforts done by chartered accountant to provide services to his clients, advocate to provide services to his clients, yes or no? Haya na. Engineer to create a software, yes or no? Right? All these services, they don't need that much of physical effort, but they need mental efforts. Chartered accountant has to apply all his mind, all his mental efforts
टू इंश्योर कि उसके क्लाइंट का टैक्स कम से कम हो और हर चीज टू द पॉइंट एज पर लॉ हो. हाँ या ना? यस और नो? राइट. सो दीज आर मेंटल एफर्ट्स, these are also labor. So physical or mental efforts generated to create or produce goods and services that to be for consideration are called as labor. Now let's look into what are the characteristics of labor. Characteristics को हम क्या कह सकते हैं? Features of labor. पहला point, human effort. Labor is only out of human effort. A robot performing catering service or acting as a waiter in a hotel is not labor. Efforts generated by machine, that is computer doing calculation works, mobile doing the communication work, robot doing the labor work are not labor. Robot generating physical mental efforts is not labor. Labor only can be out of human efforts. इसका मतलब फिजिकल एफर्ट्स करने के लिए ह्यूमन का रहना जरूरी है, तभी हम उसको लेबर कहेंगे. जो रोबोट करता है, जो मशीन करता है, जो कंप्यूटर करता है, वो लेबर नहीं होता. वो लेबर नहीं होता. लेबर तभी होगा जब एक नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल लिविंग बीइंग, इंसान, ऐसे दो हाथ दो पैर बड़े बड़े बाल वाले ऐसे जो इंसान होते हैं, जब ये फिजिकल और मेंटल एफर्ट जनरेट करते हैं, उसी को हम लेबर कहते हैं. जो कंप्यूटर ऑटो कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे लिए प्रोसेसिंग करते हैं, दैट इज नॉट लेबर. जो रोबोट करेगा वो दैट इज नॉट लेबर. जो इंसान करता है, चाहे फिर वो फिजिकल एफर्ट हो चाहे वो मेंटल एफर्ट हो, दैट इज लेबर. हेंस लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट. हेंस लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट. नेक्स्ट, लेबर इज पेरिशेबल. लेबर इज पेरिशेबल. लेट्स से आपके पेरेंट्स गांव गए हैं. पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो टाइम के साथ वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे हम पेरिशेबल कहते हैं. लेट से इशिता को पता नहीं था कि साला 6 बजे तक क्लास लेने वाले हैं, और इशिता के पेरेंट्स गांव गए हैं, और इशिता के घर पे जो गंगू भाई आती है, गंगू ताई आती है साफ सफाई करने के लिए, तो उन्होंने पूछा था इशिता को कि आप घर कितने बजे आओगे, तो मुझे बता देना, तो मैं घर पर आके साफ सफाई कर लूंगी. ठीक है. तो इशिता को लगा कि लेक्चर 4 बजे तक ही है, अकाउंट्स करने के बाद हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि गंगू दाई तुम्हें 4 बजता है, आप 4 बजे आ जाइए. ऐसे उसने इन्फॉर्म कर दिया. अब उसने इन्फॉर्म किया है कि 4 बजे आना है, लेकिन इसे यहां पर आने के बाद पता चला कि लेक्चर आज 6 बजे तक है. तो ये घर जा नहीं पा रही, ना उसका कम्युनिकेशन हो रहा है गंगू भाई से. वो 4 बजे आती है, घर पे ताला है. घर पे क्या है? ताला है. वो काम करने के लिए एफर्ट लेगी क्या? उसको तो उतना चाहिए, ताला है. बाद में बोल देंगे इशिता की मम्मी को, मालकीन बाई मी तर आलते पण तुमची मुलगीच जागेवर नव्हती. राइट. तो वो क्या करेंगी? कोई दिखेगा नहीं, ताला दिखेगा तो वो सीधा अपने घर लौट जाएगी. अब आज का काम तो उसने किया नहीं, तो कल आने के बाद आज का जो पेंडिंग काम है, क्या वो आज आके करने वाली है? क्या करेगी? क्या नहीं. तो इसका मतलब क्या है? आज का लेबर इज लॉस्ट. आज का लेबर, आज का एफर्ट आज ही के दिन है. कल करता है क्या कोई नहीं करता. लेट्स से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उस कंस्ट्रक्शन के काम पे मैंने 5 लेबर को लगाया है. विष्णु, जूली, प्रेम, ध्रुव, गणेश और तारे, आज जो कुछ भी है. अरे 5-6 लोगों को लगाया काम पे मैंने. इन सब लोगों को बोला सुबह 9 बजे काम पे आ जाना. बहुत सारे ईटे वीटे उठानी है, रेती वीटे उठाना है, सीमेंट उठाना है, बहुत सारा मजूरी का काम करना है. तुमको मस्त मजूरी दूंगा, 300 रुपए का रोजगार दे दूंगा, लेकिन तुम आओ. ठीक है? अच्छा ठीक है. अरे मुद्दे पे आओ रे भाई. तो मैंने कहा 300 रुपए का तुमको मैं पेमेंट दूंगा, लेकिन बेटा सुबह 9 बजे शार्प कंस्ट्रक्शन के साइड पे आना है. 9 से 6 बजे तक की तुम्हारी ड्यूटी रहेगी. क्या बोला मैंने? सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी रहेगी. लेकिन हुआ क्या? आप मेरी बात समझो प्लीज, पे अटेंशन. मजाक बंद करो, जल्दी खत्म करना है ना, तो मजाक बंद करो. मैंने इनको कहा है कि शाम की 6 बजे तक की ड्यूटी रहेगी. ये 9 बजे आ गए, लेकिन मैं मेरे काम की वजह से साइट पे पहुंचा हूं दोपहर में 1 बजे. अब मैं इनको बोलूंगा कि मैं लेट आया हूं, 4 घंटे मुझे लेट हो गया, तुम एक काम करो, रात के 10 बजे तक काम करो. करेंगे क्या मेरे लिए? नहीं करेंगे. वो क्या बोलेंगे? आपने क्या बोला था? 9 बजे. हमारा टाइम कब से चालू हो गया? 9 बजे. तो अब जो घंटे चले गए वो टाइम पेरिश हो गया.
उतने टाइम का लेबर आपका वैनिश हो गया, पेरिश हो गया। क्या मैं वापस ला सकता हूं क्या? नहीं। अब 4 घंटे काम कम किया है तो 300 रुपए बोला, तो एक काम करो 200 रुपए लो, तो 200 रुपए मानने वाले क्या ये? नहीं। ये फिर भी 6 बजे तक ही काम करेंगे, फिर भी 300 रुपए ही लेंगे। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है? लेबर जिस वक्त का है उसी वक्त पे हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वक्त चला गया तो लेबर पेरिश हो जाता है। लेबर क्या हो जाता है? पेरिश हो जाता है। हाँ या ना? नेक्स्ट, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। कूली है तो लेबर है, हमाल है तो लेबर है, सीए है तो लेबर है। फिजिकल मेंटल एफर्ट इंसान के है। क्या इंसान को और एफर्ट्स को अलग कर सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि लेबर के लिए ह्यूमन एफर्ट लगता है और ह्यूमन एफर्ट के लिए ह्यूमन लगेगा, यानी लेबर लगेगा। लेबर के लिए लेबरर लगता है जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट करेगा। अगर लेबरर ही नहीं है तो एफर्ट्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल। इफ देर इज नो लेबरर, काम करने के लिए व्यक्ति नहीं है, नेचुरल लिविंग पर्सन नहीं है, तो लेबर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेबर तभी होगा जब एक नेचुरल लिविंग पर्सन है। इसीलिए लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल। लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो खुद से काम करता है। लैंड के जैसे बस खड़ा रहता है क्या? नहीं, जो खुद से करता है, फिजिकल मेंटल एफर्ट्स खुद से करता है, उस लैंड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर प्रोडक्शन करता है। ऐसा सबसे एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? तो लेबर है। लेबर इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो खुद से चीजें करता है। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। अब मान लो 2 कूली है, एक प्रेम है, एक जूली है। दोनों की फिजिकल पावर से समझ जाओ कौन कितना ज्यादा काम कर सकता है। बड़े बेस इनकी परिस्थिति थोड़ी डाउन है, इनकी परिस्थिति हट्टी कट्टी है। 4-4 चाय पी लेते एक बार, 4-4 चाय पी लेते तो 4-4 बैग भी उठा सकते हैं, कूली नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन ये जूली नंबर 1 है, कूली नंबर 1 नहीं है। ये खाली बातों की शेर है। ये बहुत से बहुत, एक आधा लेडीज का कोई पर्स उठा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कुली नंबर 0 है, ये कुली नंबर 1 है, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है ना। ये कुली नंबर 1, ये कुली नंबर 0, राइट? कुली नंबर 1, ये कुली नंबर 0। अब दोनों की परिस्थितियां देखकर ये समझ में आता है बट ऑब्वियस कि प्रेम फिजिकल एफर्ट ज्यादा कर सकता है और हमारी जूली जो है फिजिकल एफर्ट उतने नहीं ले पाती जैसे कि प्रेम ले पाएगा, क्योंकि दोनों के पावर में, फिजिकल पावर में डिफरेंस है। लेकिन हमारी जूली पढ़ाई में बहुत होशियार है कंपेरेटिवली टू प्रेम, ये भी फैक्ट है। तो दोनों अगर सीए बन गए, दोनों अगर सीए बन गए, यस, दोनों अगर सीए बन जाते हैं तो मेंटल एफर्ट ज्यादा कौन ले सकता है? जूली। और कौन मेंटल एफर्ट्स कम ले पाएगा? प्रेम। तो दोनों लेबर के बीच में, दोनों लेबर के बीच में क्या फर्क है? हाँ या ना? तो इसीलिए पॉइंट क्या बोला है? लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। पॉइंट 6 पॉइंट क्या? ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। जैसे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट पे ये 6 लोगों को बुला लिया, इन 6 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि पूरा नीचे का ईंट, सीमेंट और मिट्टी ऊपर के तीसरे मंजिल पे लेके जाने का। लेकिन हमारी जूली खाली बातों की शेर है, खाली इसको उसको ऑर्डर छोड़ रही, वहां बैठ के गाय छाप चूड़ रही है। ए विष्णु घेऊन जाते, ए विष्णु वो लेके जा, खाली बैठे बैठे ऑर्डर, खाली बैठे बैठे बातें कर रही, खुद तो काम कुछ भी नहीं करे, नीचे ऑर्डर छोड़ रही, राइट? खाली ऑर्डर छोड़ने का काम हमारा जूली कर रहा है वहां पे। अब इसका मतलब क्या है? जूली जो है नीचे ऑर्डर छोड़ रही, बैठ के वहां पे गाय छाप छोड़ रही है, गाय छाप सीधा याद आ गया ना, राइट? वो आके खाली गाय छाप खा रही वहां पे। विष्णु अब मुझे बात बोलो, ये सब काम तो हो जा रहा है लेकिन ये खाली बातें बातों से काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्टिव है? ज्यादा नहीं, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। कितने बार वर्क पे देखो कुछ काम वाली बाई होती, खाली गप्पे मार देती, मग त्यांनी अशी साडी घेतली, त्यांनी असं घेतलं, पड़ोसी के घर में टीवी आया, उनके घर में अलमारी आई, उनके घर में बेड आया, उनके घर में नया डॉगी आया। अरे करने का क्या है? तुम तुम्हारा काम देखो ना, काम कॉमन गप्पे ज्यादा रहते, राइट? लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, कुछ कुछ सर्वेंट्स घर में ऐसे रहते हैं, वो कुछ बात करते निकलते, गपचुप आते, अपना काम करते और निकल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंकज है, वो काम कम और बातें ज्यादा करता है, और दूसरे मानिक मामा है जो काम ज्यादा करते हैं बात कम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। जो बातों की शेर है ये प्रोडक्टिव नहीं है, बाकी सब क्या है? प्रोडक्टिव है। ये जो जूली वहां जाकर टाइम पास करती है, खाली दिखावा करती है काम करने का, एक ही दिखा, अब हाल दुखायला माझा है, राइट?
तो ये क्या है जो दिखावा करती है, ये जो दिखावा करती है जूली, तो अब ये जो क्या है, ये क्या है, एक ऐसा लेबर है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। अनडाउटेडली जूली का माइंड बहुत शार्प है, जब कंप्यूटर पे बात आएंगी ये सब खाली देखते रहेंगे, जूली फटाफट काम करती रहेगी, राइट। सो वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और यहाँ पे ये लोग देखते रहेंगे खाली ये क्या कर रहा, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी डिफर करती है, हर लेबर की प्रोडक्टिविटी डिफर करती है, हर लेबर की प्रोडक्टिविटी डिफर करती है। नेक्स्ट, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग में जब लेबर की बात आती है, ये तो कॉमन बात आपको पता है, फिजिकल एफर्ट्स के हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। जितना कूली काम करता है, जितना हमाल काम करता है, उसके हिसाब से उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? कम। तो लेबर की बार्गेनिंग पावर क्या है? दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कम है। लैंड इतनी सी है, खाली पॉइंट की जगह है, तो उसकी करोड़ों में कीमत है, उसकी कीमत करोड़ों में है, हाँ या ना, राइट। अभी जो स्टेशन रोड की जगह है इतनी एक अभी स्टेशन रोड जो है अपना परभनी का, वहां पे जगह की कीमत अभी 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। कितने? 15,000 पर स्क्वायर फीट। 10 बाय 10 के यानी 100 स्क्वायर फीट की अगर मैं दुकान लेता हूं, वहां पर 100 स्क्वायर फीट यानी मेरा ऑफिस, उतनी जगह की 15 लाख रुपए कीमत है। कितनी? 15 लाख। और उसी दुकान के अंदर 10 बाय 10 की 100 स्क्वायर फीट की 15 लाख की दुकान में जिंदगी भर काम करने वाली जूली की पगार 5,000 7,000 से ज्यादा नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी, राइट। तो कंपेरेटिवली अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रिवॉर्ड लेबर को मिलता है वो कम है, क्योंकि लेबर की बार्गेनिंग पावर दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले कम है। नेक्स्ट, लेबर इज मोबाइल। वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी मेरी परभनी में साइड पे काम चल रहा है, तो मैं इनको परभनी में काम दूंगा। लेट से मेरे गंगाखेड़ में कंस्ट्रक्शन चालू होगा, तो मैं इनको परभनी की साइड से हटाकर गंगाखेड़ भेज सकता हूं, गंगाखेड़ से सेलू भेज सकता हूं, सेलू से पुणे भेज सकता हूं, पुणे से दुबई भेज सकता हूं, दुबई से साउथ पोल भेज सकता हूं, कहीं भी भेज सकता हूं, बिकॉज लेबर इज मोबाइल ना। चांद पे नहीं भेजेंगे, कहीं भी भेज सकते हैं, राइट। सो इससे मतलब हमें क्या समझ में आता है? लेबर इज मोबाइल, दैट मीन्स लेबर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तुम्हारा चेहरा देख देखिए मेरे को कंटाला आ रहा, फिर भी अभी 2 पॉइंट में फिर भी बढ़ा के रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट फॉर द लेबर। अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो मेरे पास। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट फॉर सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। अब ये पॉइंट क्या है? प्लीज, यस, पॉइंट क्या है? देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट, प्लीज, देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू डिमांड फॉर इट। आपकी मम्मी आपके पप्पा को तक नहीं पूछती होगी खाना खाया क्या, कसं काय, सगळं काय बरं है क्या, लेकिन पप्पा से ज्यादा केयर वो घर की बाई का रखती है। जेवण केला का मावशी? चहा घेतला का? घेतला नसेल तुम्ही देऊ का? जेवण नसेल तर जेवायला देऊ का? एखादी साडी बिडी लागली तर सांगा, पण काय लाजू नका, पैसे लागले तर सांगा, पण काम चांगलं करा। इतना केयर करती है, राइट। तो सड्डी मेरी केयर न करदा, बहुत केयर करती है मम्मी, और फिर पप्पा गाना करते हैं तो सड्डी केयर न कर दी, राइट। सो मम्मी जो है पप्पा की केयर नहीं करती, लेकिन मम्मी जो है वो बाई की केयर करती है, क्योंकि मम्मी को मालूम है पापा का क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जो बाई है अगर घर का काम छोड़कर चले गई तो काम कौन करेगा? क्योंकि एक बार बाई काम छोड़कर चले गई तो बड़े आसानी से दूसरी बाई मिलती है क्या? मिलती है क्या? मिलती है क्या? लेबर अगर छोड़कर चला गया दूसरा लेबर तो मिल जाएगा, लेकिन इतने फटाक से मिल जाएगा क्या? इमीडिएटली ये बाई चले गई, लगे दूसरी बाई आ गई, जूली बाई चले गई, गंगू बाई आ गई, गंगू बाई चले गई, राइट, और कोई शांता बाई आ गई, चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लेबर का जो सप्लाई है बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है, यानी सप्लाई ऑफ लेबर को बहुत डिफिकल्टी से चेंज किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। जैसे अभी जूली जैसे हैं हमारे लोग, राइट, अब इन लोगों का कैसा रहता? दे मेक अ चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, राइट। जिसकी जितनी जरूरत होती उसके हिसाब से वो काम करता है, राइट। मैं गरीब आदमी हूं, पेट भरने के लिए सोचना पड़ता है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, राइट, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको हमारे आरओ को भी दूध पिलाना पड़ता है, उसको भी दूध लाना है, करना है, उसका सेरेलैक्स लाना है, करना है, हमारे साची को प्ले ग्रुप में डालना है, उसके करियर का सोचना है। तो ये सब करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी है, 4,500 रुपये पंगार है मेरी। सो नॉर्मली पॉइंट पे आ रहे भाई, तो नॉर्मली पॉइंट ये है कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, फिर भी मैं क्लास इसलिए ले रहा हूं, आई एम गिविंग अप माई लेजर आवर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न, बिकॉज माई सेटिस्फैक्शन या फिर मेरे वॉन्ट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। तो मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, लेकिन 6 बजे के बाद जब तक मेरी अभी देखो मुद्दा क्या है बोलने का, समझने की कोशिश करो। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेजर। 24 घंटे आपके पास होते हैं, इस 24 घंटे में आप कितना काम करोगे या कितना टाइम आराम करोगे ये आप तय करते हो। वो कैसे तय करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन यू वांट। जैसे बाबूराव है, बाबूराव का एक ही उद्देश्य है, शाम को सोने से पहले एक चपटी बॉटल संतरा, आई वॉन्ट दैट मच। तो उसकी उम्मीद ज्यादा नहीं है, उसकी उम्मीद एक है, दिन में 200 रुपए कमाओ, थोड़ा बहुत बॉटल का साथ में चखने का थोड़ा इस्तेमाल हो जाए और इंतजाम हो जाए, बस उतना ही उसकी उम्मीद है। तो अब तो मेरी बात सुनो, बाबूराव की इच्छा एक ही है, पीने के लिए बोतल चाहिए, साथ में खाने के लिए चखना चाहिए। तो दिन भर में 200 रुपए भी अगर मैं कमा लूं तो ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति उतने ही टाइम के लिए काम करने के लिए तैयार है जितना उनको 200 रुपए मिले। नॉर्मली 8 घंटे के लेबर में 200 रुपए कोई भी दे देगा उसे, तो वो सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए तैयार होता है। वो सिर्फ कितना काम करने के लिए तैयार होता है? 8 घंटे। वो क्या बोलता है, 8 घंटे में अगर काम करूं तो 200 रुपए आ जाते हैं, 200 रुपए में मेरी बोतल का और मेरे चखने का इंतजाम हो जाता है, बस है दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं उसे बोलूं बाबूराव जी तुम एक काम करो, 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करो, वो बोलता मेरे को नहीं करने का, मैं 8 घंटे में खुश है, जितना मेरे पास है मुद्दे में खुश है। आई डोंट वांट टू टेक मोर पेन, और ज्यादा एफर्ट लेने की मेरे को इच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में 16 घंटे अपने को आराम करने का है, महफिल बैठाने की शाम में, राइट, फिर आराम से चलेगा टाइम, राइट। लेकिन अब समझ लो कोई लेबर है, वो लेबर की अभी शादी नहीं हुई है, तो वो 8 घंटे काम करता है, 200 रुपए में उसका गुजारा कर लेता है। सो 8 आवर्स आर हिज वर्किंग आवर्स एंड 16 आवर्स आर हिज लेजर आवर्स। अब इसके बीच में लेबर कैसे डिवाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है? मान लो कल को उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद उसके बच्चे हैं, तो परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं तो जरूरतें बढ़ गई, तो 200 रुपए में गुजारा होगा क्या? तो he wants more wages, he wants more wages, so for more wages he will be ready to work more। जहां पे वो पहले 8 घंटे काम करता था, अब वो दिन में 14 घंटे काम करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड उसको 400 रुपए की वेजेस मिले, प्रोवाइडेड उसको 400 रुपए के वेजेस मिले। 400 रुपए के वेजेस में उसके चारों को परिवार का अच्छे से गुजारा हो रहा है, अच्छे से गुजारा हो रहा है, 10 घंटे उसको आराम के लिए मिल रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री पे मालिक बोल रहा है तुम 14 घंटे काम कर रहे हो, 400 रुपए में तुम्हें दे रहा हूं, तुम एक काम करो 20 घंटे काम करो, मैं तुम्हें 600 रुपए दूंगा। वो बोलता नहीं चाहिए, बोलता आराम भी करूं कि नहीं करूं, तो दिन भर घसते बैठेंगे, राइट। तो बोलता नहीं, जितना मुझे आराम के लिए चाहिए उतना चाहिए। तो लेबर जो होता है अपने लेबर आर और लेजर आर को अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड करता है। जब वो सिंगल था तो 8 घंटे ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं था, जब वो 4 के परिवार में आया तो दिन में 14 घंटे के लिए काम करने के लिए रेडी था, क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ गई। लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो गई चारों के परिवार की, उससे ज्यादा एफर्ट लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस तरह से अपनी जरूरत, अपने वांट्स के हिसाब से लेबर जो है अपने वक्त को लेबर आवर्स और लेजर आवर्स में डिवाइड करता है। सो दिस आर ऑल द फीचर्स फॉर लेबर। इतनी घाई मत करो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।